हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल सेल्फ स्टडी विद हर्ष में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए टारगेट से 5 मिनट पॉलिटी का शो लेके आता हूं, जिसके अंदर की मैंने पार्ट 3 तक आपको आर्टिकल कंप्लीट कराए। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 3 यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर है, और मैंने आपको आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक अच्छी तरीके से आपको समझाए। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आपको कमेंट के माध्यम से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये है, आर्टिकल नंबर 15 क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। आर्टिकल नंबर 5 क्या है और किस पार्ट के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। मौलिक अधिकार को भारत का क्या बोला जाता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। इस तरीके से हम यहाँ आपके लिए लेके आ चुके हैं। जैसे कि आज हमारा 9 डे है, इसके अंदर हमें डीपीएसपी दिया गया था। आई होप डीपीएसपी आपको डे 8 से ही दिया जा रहा है, लेकिन आपको क्या बोलते हैं डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर अब मैं आपको पॉलिटी के 5 मिनट शो के अंदर कराने वाला हूँ। यानी कि आज मैं आपको कराने वाला हूँ पार्ट 4 डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अंदर आप किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक रहने वाले हैं। आर्टिकल आपका इसके अंदर रहने वाले हैं आर्टिकल 36 टू 51। इसके अंदर ये आपका सोर्स यानी कि आधार कहां से माना गया है, आई होप आप सभी को पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर कर देंगे। ठीक है, आपको बताना है, मैंने आपको बताया था कि क्योंकि मैंने आपको 8 डे से आपको आर्टिकल्स यानी कि राज्य के निर्देशक तत्व दिए, आपको आर्टिकल नंबर 36 बताना है। फ्रेंड्स, आपको क्या बताना है, आर्टिकल नंबर 36। आई होप आप सभी इसको अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 36 के अंदर हमारा क्या रहने वाला है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। ठीक है स्टूडेंट्स, यह आर्टिकल नंबर आपका 36 रहने वाला है। मैंने आपको बोला था जैसे कि मौलिक अधिकार हैं, क्या वो वाद योग्य हैं, परिवर्तनीय हैं, बाध्यकारी हैं, उनको क्या बोलते हैं, ना तो उनमें परिवर्तन किया जा सकता। इसी प्रकार क्या आपको मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यानी डीपीएसपी हैं, क्या वो वाद योग्य, परिवर्तनीय और बाध्यकारी हैं या नहीं। यस या नो करके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से आर्टिकल नंबर 37 की बात करें, आई होप आप यहीं से समझ जाएंगे कि क्या ये है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी परिवर्तनीय परिवर्तनीय नहीं है। तो आपने यहीं से आइडिया लगाया होगा कि फिर जब ये परिवर्तनीय नहीं है तो इसका मतलब इनमें परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता, ये वाद योग्य भी नहीं है, लेकिन इनमें वाद भी नहीं लाया जा सकता, और ना ही इनमें आप बाध्यकारी यानी बाध्य उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको आर्टिकल नंबर क्या 37 समझ में आया होगा। अगर ये हम आर्टिकल 38 की बात करें, आर्टिकल 38 आपका क्या है, कल्याणकारी राज्यों की स्थापना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स। यानी कि जो कल्याणकारी राज्य हैं, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर से लें, जैसे कि आपका नोएडा यानी कि एनसीआर के अंदर आता है वैसे तो, जैसे कि आपका क्या है, एक उभरता हुआ राज्य है यानी कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य है, तो आप अगर वहां से देखें तो वो आर्टिकल नंबर 38 के अंदर आता है। यानी कि हम उसके अंदर ना तो कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जैसे आपका सहारनपुर क्या बनने वाला है, स्मार्ट सिटी बनने वाला है। इसी तरीके से आपके बहुत से राज्य हैं, यानी कि कल्याणकारी राज्यों की स्थापना। कल्याणकारी राज्यों की स्थापना। स्थापना। आई होप आपको यहां तक की आर्टिकल समझ में आए होंगे। यस कीजिए, ओके कीजिए, हम आगे चलते हैं। अगर मैं आर्टिकल नंबर 39 की बात करूं, तो आर्टिकल नंबर 39 के अंदर क्या कहा गया है आपका,
धार्मिक धार्मिक और आर्थिक लोक नियोजन, यानी कि वहां धार्मिक और आर्थिक क्या है, लोक नियोजन है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर आपका जो है 39 वहां बताया गया है। 2 मिनट के लिए रुके, मैं अभी आया। यानी कि वहां क्या बताया गया है आपका, वो आर्टिकल 39 की हम बात कर रहे थे। आर्टिकल 39 के अंदर क्या बताया गया है आपका, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र वहां बताया गया है। यानी कि सामाजिक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। आई होप आप सभी को यहां तक आर्टिकल समझ में आए होंगे। यस कीजिए, ओके कीजिए, हम आगे चलते हैं। यहीं से अगर हम आर्टिकल नंबर क्या देखें, आर्टिकल नंबर अगर हम यहीं से 40 देखें, आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 आपको पता होगा क्योंकि आपने क्या पढ़े हैं। और हाँ, ये हमारे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत से कुछ क्या बोलते हैं इसके क्लोजेज हैं, जैसे कि 39 का ए, 39 का बी, 39 का सी। तो वो आप सभी को अच्छी तरीके किसी अच्छी बुक से या PYQ बुक से उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। वहां उसके क्वेश्चन दिए होंगे, या जिस भी आप वन लाइनर बुक का या नोट का आप वहां से क्या बोलते हैं, या आपने नोट्स बनाए होंगे वहां से आप प्रयोग करते होंगे, तो आपको वहां से पढ़ना है। अगर हम यहाँ बात करें आर्टिकल नंबर 40 की, आर्टिकल नंबर 40 हमें क्या बताता है, आर्टिकल नंबर 40 हमें बताता है कि ग्राम पंचायत का गठन। क्या बताता है, ग्राम पंचायत का गठन। आप मुझे बताएंगे कि ग्राम पंचायत को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल नंबर 40 हमें यहां तक बताता है। अगर आपको यहां तक समझ में आए, यस कीजिए, ओके कीजिए, हम आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 41 आपको क्या बताता है, आर्टिकल नंबर 41, आर्टिकल 41 के अंदर क्या बोला गया है, काम शिक्षा और काम शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। यानी कि हम उसके अंदर आपको क्या कर सकते हैं, काम दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, यानी कि लोक सहायता का अधिकार उसके अंदर क्या बताया गया, 41 के अंदर बताया गया है। जैसे कि आपका काम शिक्षा आपका एंड लोक सहायता का अधिकार, सहायता का अधिकार आपका आर्टिकल नंबर किसके अंदर बताया गया है, 41 के अंदर आपका बताया गया है। अगर हम इसी तरीके से बात करें आर्टिकल नंबर 42 के अंदर भी सेम टू सेम यही है कि काम का मनोचित दशाओं में सहायता का अधिकार या प्रस्तुति सहायता। यही आपको आर्टिकल नंबर 42 के अंदर क्या बताया गया है, आर्टिकल 42 का नंबर, आई होप आर्टिकल नंबर 42 आपने अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको डे 8 के अंदर भी दिया था। जैसे कि काम का मनोचित दशा या प्रस्तुति सहायता, जैसे कि काम का मानवोचित दशाएं या प्रस्तुति सहायता। आई होप आप सभी को यहां तक आर्टिकल समझ में आए होंगे। यस कीजिए, ओके कीजिए, हम आगे चलते हैं। अगर हम यही आर्टिकल नंबर किसकी बात करें, आर्टिकल नंबर 43, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आर्टिकल नंबर 43 का ए आपका किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और आर्टिकल नंबर 14 का भी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आई होप आप सभी को क्या होगा, इसी तरीके से आर्टिकल पढ़ने होंगे, अच्छी तरीके से आपके सभी के सभी आर्टिकल रिवाइज होंगे। हम आर्टिकल 51 तक, यानी आर्टिकल हम 51 तक ऐसे ही पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद मैं आपको एक अलग तरीके से आर्टिकल पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो हमारे बड़े आर्टिकल है उसके अंदर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, हमें वही पढ़ने होंगे। इस तरह के तो हम अगर हम सभी के सभी आर्टिकल्स पढ़ के चले तो 398 आर्टिकल्स हैं। 398 का 98वां आर्टिकल हमें यहाँ यूपीएससी फाइट नहीं करना है। ठीक है, हमें यहाँ वन लाइनर की तरह, यानी कि एक थ्योरिकल तरीके से हम उसको समझते हुए चल रहे हैं, और यहाँ सीधा हम आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, आपको यहीं से एक पॉकेट डायरी बनानी है, जैसे कि मैंने 21 डे स्टडी आर्ट चैलेंज के अंदर आपको बताया हुआ है। वहीं से आप एक पॉकेट डायरी बनाओगे, और क्या बोलते हैं, उस पॉकेट डायरी के अंदर आप क्या लिखोगे,
आर्टिकल्स नोट करते जाओगे। और एक टारगेट की डायरी आपने अलग बनाई होगी, आप उसके अंदर, जैसे कि आज डे 9 है, आप उसके अंदर भी टारगेट नोट करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको डेली का टारगेट नोट करना है। अगर हम यहाँ आर्टिकल नंबर 43 की बात करें, तो आर्टिकल नंबर 43 के अंदर क्या बोला गया है कि कार्मिकों के लिए कार्मिकों यानी जो काम करने वाले हैं, कार्मिकों के लिए मजदूरी। कार्मिकों के लिए मजदूरी, ये क्या आपका आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44, आई होप आप सभी ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपको, जो कि आपका क्या है, समान समान नागरिक संहिता, यानी कि ड्रेस कोड, यानी कि सिविल कोड, यानी कि किस राज्य में ये लागू है, केवल ये बताना है। मेरे ख्याल से तो ये सभी राज्यों के अंदर क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। विवाह शादी के अंदर, यानी जितने भी फंक्शन हैं उनके अंदर समान नागरिक संहिता क्या होना चाहिए, कोड, यानी कि समान सिविल कोड क्या होना चाहिए, ड्रेस का लागू होना चाहिए, यानी कि सभी को समान आधार से समान माना जाना चाहिए। वो आर्टिकल नंबर 44 बता रहा है। अगर हम आर्टिकल नंबर 35 की यहाँ बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो, यस कीजिए, ओके कीजिए। हम आगे आर्टिकल नंबर 45 आपको बताते हैं। आर्टिकल नंबर 45 क्या है, शिशु शिक्षा। शिशु शिक्षा यानी कि 6 वर्ष से क्या आपका शिशु की शिक्षा। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और आपको उसी संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और मौलिक कर्तव्य किस पार्ट के अंदर आते हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर वो आते हैं, और कितने मौलिक कर्तव्य फिलहाल हमारे जो करंट टाइम है कितने हैं। तो आपका जो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंदर आपका ये जोड़ा गया था। इसी के अंदर ही आपका बहुत से आर्टिकल जोड़े गए थे। 21 का ए जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। आपका इसी प्रकार आर्टिकल नंबर क्या जोड़ा गया था, आपका आर्टिकल नंबर 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, सॉरी, उसके अंदर ही आपका यही आर्टिकल नंबर 45 यहाँ जोड़ा गया था, जो कि एक क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। इसको आपको याद रखना एजुकेशन से, यानी कि 86वें संविधान संशोधन को आप एजुकेशन से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर जितने भी अमेंडमेंट हुए, जितने भी संविधान संशोधन, यानी कि संशोधन हुए 86वें संविधान संशोधन के अंदर, वो सभी के सभी शिक्षा के क्षेत्र में हुए। आई होप आप सभी को डीपीएसपी आर्टिकल 45 तक अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। हम इसी प्रकार आपके लिए कल आर्टिकल 45 से आगे कराते हैं। आपको आधार बताना था कि ये कहां से लिए गए हैं फ्रेंड्स, ये कहां से लिए गए हैं, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में उत्तर किया होगा। आयरलैंड से ये क्या लिए गए हैं, ये लिए गए हैं कहां से, आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यस कीजिए, ओके कीजिए। हम अगली वीडियो आपके लिए कल लेके आते हैं, और आप इसी तरीके से 100% तरीके से डे 9 के लिए स्टडी कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।